स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग चैप्टर सरलीकरण टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 18। यही है ना। चलो 18 नंबर देखो पहले। किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है, उस संख्या का मान क्या होगा। धनात्मक संख्या का 21 गुना वर्ग से 100 कम है, उठा लो ऑप्शन। 25 उठाओ। धनात्मक संख्या का 21 गुना 25 गुणा 21, 25 से कम 25 का 5 हासिल में 2, 25 में 50 हो तो 52। धनात्मक संख्या 21 गुना संख्या का वर्ग 25 का वर्ग कितना 625। क्या इससे 100 कम है। हाँ जी है। लो जी पहला ही आंसर निकला। ठीक है। धनात्मक संख्या का 21 गुना 25 गुणा 21, संख्या का वर्ग 25 का वर्ग 625। तो धनात्मक संख्या 21 गुना यानी 525, संख्या के वर्ग यानी 625 से क्या वाकई 100 कम है। हाँ 100 कम है, यही तो राइटर बोल रहा है, मतलब यही आंसर है। ठीक है। मनोज जी वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर सुंदर कमेंट्स के लिए। हो गया पहला। अगला सवाल, और इसे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो होगा, लेकिन द्विघात समीकरण बनेगा। तो द्विघात समीकरण का ना फिर कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है बनाने का। इसलिए 2505 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो कल वर्ग याद किए थे, वर्ग याद किए थे, तो 2505 में जोड़ के क्या बनाना है पूर्ण वर्ग। तो एक बात बताओ, 50 का वर्ग होता है 2500, ठीक है, और 51 का कितना होता है 50 से एक ज्यादा, एक का वर्ग 01, और 25 और एक 2601 कल बताया था। 50 से कितना ज्यादा है एक ज्यादा है, तो एक का वर्ग 01 और एक ज्यादा है, तो 25 में एक जोड़ना है 2601। तो 2505 से अगली संख्या कौन है बड़ी जो वर्ग हो 2601। तो 2505 को क्या बनाना है 2601 बनाना है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 2505 घटा के देख लो ना क्या जोड़ना पड़ेगा, 96 जोड़ना पड़ेगा। यही आपका आंसर है। ठीक है। कल वर्ग याद किए थे ना, इसीलिए तो किए थे कि हम इन सवालों को जल्दी जल्दी निपटा दें। ठीक। तो मैंने आपको 60 तक याद करा दिया वर्ग। ठीक। तो आपने देखा 2500 के आसपास 51 2601 कितना अंतर है 96, 96 जोड़ दो। अगला सवाल, पूछा इनका मान क्या होगा, इनका मान क्या होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 7 11 13 17 1 5 9 11 15। तो इसमें ऐसे पेयर उठाओ जिनमें डिफरेंस बराबर होने लग जाए, जैसे 3 और 1 2 का अंतर, 7 और 5 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। ठीक है। तो एक काम करो, देखो 3 का स्क्वायर +7 +11 +13 और +17, -1 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -9 -11 -15। ठीक है। इन्हें जोड़ना ही तो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है। तो ए प्लस बी तो 3 और 1 4, ए माइनस बी 3 और 1 का अंतर 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सब में फॉर्मूला रहेगा ए प्लस बी का और ए माइनस बी का, लेकिन इनका माइनस बी करने से ना सबका अंतर बराबर है। 3 और 1 में 2 का अंतर, 7 और 5 में 2 का अंतर, 11 और 9 में 2 का अंतर, 13 11 2 का अंतर, 17 15 2 का अंतर। उदाहरण के लिए 3 का स्क्वायर -1 का, तो 3 + 1 और 3 -1, तो बेसिकली 3 -1 2 है। तो 3 और 1 4 गुणा 2, तो 4 गुणा 2 ये है प्लस और ये है माइनस, और माइनस सबका बराबर है, तो क्यों ना सबका माइनस तो मैं पहले ही कॉमन ले लूं। 3 और 1 4, ए प्लस बी ए माइनस बी कॉमन रखा है, 7 और 5 12, 11 और 9 20 24, और ये हो गए तुम्हारे 32। तो इनका ए प्लस बी ये आया और ए माइनस बी मैंने सबको कॉमन ले लिया क्योंकि सब में तो 2 है। तो बस इनमें से चाहो तो 4 और कॉमन ले लो, 4 भी तो आ जाएगा। तो 2 गुणा 4 8 आ गया, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 और 4 अट्ठे
32 जोड़ दो, 8 और 6 14 और 5 19 20 और 2 22, 8 गुणा 22 16 176, 8 दूनी 16 8 दूनी 16, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? दोबारा 8 और 6 14 14 5 19 20 20 और 2 32, 4 एकम 4 एकम 4 4 3 आएगा, 23 आएगा। ठीक है, 23 अट्ठे 184 और आंसर हो गया कौन सा? डी। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ऐसा है, दो तो पहले से रखा हुआ है, 4 और ले लिया, 4 दूनी 8 हो गया ना, दो तो पहले रखा हुआ है। या तो ऐसा करो, सुनो, ये मानो कि दो पहले से था और 4 और आया, 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसा कर लो, हो गया। चलो आगे देखो ये क्या है। नमस्कार सर, नमस्कार, बैठिए। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर पूछा किसके बराबर होगा? ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या? तो या तो ऐसा करें ना, फॉर्मूला डाल दें, एक फॉर्मूला होता है, याद हो आपको तो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। क्या होता है बराबर? 4ab होता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहां से होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस के 2ab प्लस के 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे तो 4ab आने वाला है। ठीक है, तो ये है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा 4ab, यानी 4 इंटू 200 3 इंटू 107। कितनी बात पकड़ में आई? ठीक है, अच्छा अब हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए भी अगर गुणा करने में कोई दिक्कत हो तो आप एक काम भी कर सकते हैं, 4 को तो बाहर ही रखो, इन्हें ये लिख दो 200 प्लस 3 और 100 प्लस 7, ऐसे मान लो, सॉल्व कर दो। 4 तो कॉमन है ही है, 200 करोगे उसमें 1 2 3 4 0, 7 दूनी 1400 प्लस 300 और प्लस के 7 या 21। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 गुणा 20,000, 20 और 1 21,721, 21,721, 4 से गुणा, 4 एकम 4 4 दूनी 8 7 चौ 28 कट हासिल में 2, 4 एकम 4 2 6 और 2 26884, 4 दूनी 8 आएगा, 86884 कौन आएगा? यानी कि सेकंड वाला। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला लगा दो इसमें, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, ये होता है 4ab, यानी इसका आंसर होगा 4 इंटू ए इंटू बी। अब या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या हमें ना ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें डायरेक्ट मल्टीप्लाई की, तो वो मैं सिखा देता हूं, वो कैसे करते हैं, कर सको तो वो भी कर लेना। ठीक, कैसे? यहां तक हो गया? तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई अगर करना भी है ना तुम्हें, तो उसका तरीका समझा रहा हूं मैं, कैसे होगा। यानी इसका इसका गुणा करना है। ठीक, तो अब तुम्हें समझाऊं कैसे, ऐसे समझो, 203 107 गुणा करना है, तो ये तो कितने स्टेप का है? 3 का, लेकिन 3 करने से पहले समझना पड़ेगा 2 का। जैसे मानो तुम्हें करना है 23 गुणा 27, मान लो करते हैं, ठीक है, 28 कर लो। 3 स्टेप होते हैं इसमें, 3 स्टेप, 1 2 3, ये 3 स्टेप लगाओगे तो 2 से 2 का गुणा हो जाता है। जैसे 8 या 24 का 4 हासिल में 2, पहला स्टेप। दूसरा 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, 16 और 6 22 और 2 24 का 4 हासिल में 2। फिर तीसरा स्टेप 2 दूनी 4 और 2 6, यानी ये 3 स्टेप अगर लगाते हैं तो दो संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो गुणा करना ही चाहो तो ऐसे कर लो। इसमें स्टेप थोड़े ज्यादा लगेंगे, पहला स्ट्रेट लाइन, फिर इन दोनों में क्रॉस, ठीक है, फिर एक क्रॉस 3 का आएगा और लास्ट में फिर छोटा क्रॉस बड़ा।
हो सकता है देखने में अजीब लगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये स्पीड अच्छी पकड़ा देता है। कैसे? 7 21 का 1 हासिल में 2, छोटा क्रॉस। 7 का 0 में करो 0, 0 का 3 में 0, 0 ही हो गया ना, तो 0 प्लस 2 2, 2 का 2, एक क्रॉस खत्म हुआ। अब कौन सा क्रॉस होगा? बड़ा वाला। 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 0 को 0 से करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 14 और 3 17 का 7 हासिल में 1। इसके बाद कौन सा क्रॉस लगेगा? इसके बाद छोटा वाला क्रॉस लगेगा, यानी कि ये 0 0 1 का 1, लास्ट में 2 एकम 2, 21 721, 21 721। अब 21 721 और गुणा 4, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 चौक 28 का हासिल में 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 दूनी 8, ऐसे बात बन जाएगी। लेकिन इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। क्या चीज? एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। और देखो एक चीज और है, ये मैंने आपको जो लिखा रहा हूं ना, शुरुआत में तो एक के नीचे एक लिख के करना शुरुआत में, उसके बाद ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 37 गुणा 48, तो डायरेक्ट भी कर लेते हैं। पहला 7 का 8 में, 7 अट्टे 56 का 6 हासिल में 5, पहला। फिर दूसरा 5 से 5 दूर से दूर, 7 चौक 28, 8 तिया 24, 24 28, 24 28 52, 52 और 5 57 का 7 हासिल में 5। तीसरा स्टेप 4 तिया 12 और 5 17, यानी 1776। यानी कि इसमें आप स्टेप ऐसे लगाओ, ज्यादा बढ़िया है। लेकिन ये सारे काम होंगे प्रैक्टिस से, ठीक है। यानी कि स्टेप कौन से बने? इकाई से इकाई पहला स्टेप, आखिरी स्टेप दहाई से दहाई, और बीच का स्टेप 5 से 5 दूर से दूर, ऐसे करके, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो बात बन सकती है, ठीक। इसमें भी आप लंबा एक साथ कर सकते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, अच्छी स्पीड पकड़ जाते हो। लेकिन कल मैंने लिखाया था ऐसे डायरेक्ट बताना आंसर। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, क्या बताई थी? 1024 32 का वर्ग, 32 का वर्ग 1024, ये 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। सोचने की जरूरत नहीं है, कल लिखाया था मैंने। 2 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे छोटी, सब लिखाई थी कल या परसों। कब लिखाई थी? कल लिखाई थी, ठीक है। आगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, बताओ क्या होती है? 4 अंकों की संख्या जो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग हो, 9801, 99 का वर्ग। किसका वर्ग होता है? 99। 100 से कितना कम है? एक कम, एक का वर्ग 01, एक कम है तो 99 में से एक कम कर दो, 99 में एक कम करोगे तो 9801। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो ये जो सवाल है ना, इनको आप थोड़ा सा देख के चलिए, ठीक है। दिनेश कुमार नमस्कार भैया, राम नाम। सागर कुमार नमस्कार भैया, बहुत बहुत स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। तो आंसर है 9801, ठीक है। अगला सवाल, दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 और वर्गों का अंतर 28। ये सवाल बहुत बार आएगा, बहुत बार आएगा, याद रख लेना इसे, ठीक है। वर्गों का योग 100, वर्गों का अंतर 28, और ये होती है 8 और 6 संख्या, 8 और 6। याद रखना छोटी सी बात है, क्योंकि ये आएगा ही इतनी बार कि याद रखे बिना काम नहीं चलेगा, अपने आप ही हो जाएगा वैसे आपको ये याद, ठीक है। सॉल्व तो मैं करा दूंगा। संख्या को 8 और 6 14, क्योंकि दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो 8 8 64, 6 6 36 हो गया 100, वर्गों का अंतर 64 माइनस 36 28। तो ये और संख्या कौन है? 8 और 6, 8 का वर्ग 6 का वर्ग, ठीक है। तो ये आपको बहुत बार मिलेगा सवाल, बार बार आता रहता है ये, योग 100 अंतर 28। याद रहे तो ठीक है, ठीक है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, इसे याद ही रहे, क्योंकि आपको इतना तो याद ही होगा कि 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग, मतलब 100। तो वर्गों का योग 100, तो 8 का 6 का वर्ग ही तो 10 होता है ना योग।
तो 100 का वर्ग में 10, तो 8 और 6 64 और 36 100, मतलब संख्या कौन है 8 और 6। ठीक है, याद रखो, फिर भी सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 28। तो संख्या चाहिए मुझे ए और बी, तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू जोड़ के आधा, जोड़ के आधा 100 प्लस 28/2, 100 प्लस 28/2 जोड़ के आधा बताया था ना 64। जब ए स्क्वायर बराबर 64 तो ए बराबर 8। बी स्क्वायर छोटी वाली संख्या की वैल्यू कितनी होगी घटा के आधा, बताया था ना, यानी कि 100 माइनस 28/2, 72 के आधे 36, बी स्क्वायर 36 तो बी बराबर 6। सॉल्व भले ही कर लो, लेकिन इतने छोटे सवाल सॉल्व करने लायक नहीं होते, याद करने लायक है ये इतनी बार आएगा कि अपने आप ही याद रहेगा। ठीक है, 8 का वर्ग 6 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग यानी कि 100, तो आंसर 8 और 6 14। समझ गए, इसे याद रखना। हो गया। संख्याओं का योग 14, वर्गों का अंतर 56, वर्गों का योग क्या है ना। तो देखो एक बात बताओ, एक फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या ये फॉर्मूला याद है, पढ़ाई होगा। तो संख्याओं के वर्गों के मध्य, वर्ग के मध्य अंतर 56, इसका मतलब इसकी वैल्यू 56 है। संख्याओं का योग कितना है 14, इसका मतलब इसकी वैल्यू 14 है। तो a माइनस बी की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो ना, कितनी आएगी 14 चौको 56 4, यानी तुम्हें दो स्टेटमेंट आ गए, a प्लस बी 14 और a माइनस बी 4। ए और बी के मान जोड़ के आधा घटा के आधा, 14 और 4 18 के आधे 9, 14 में 4 गए 10 के आधे 5, संख्याएं 9 और 5, इनके वर्गों का योग। तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 5 का वर्ग कितना है 25, एक तो 106, 106 वर्गों का योग 106 होगा। ठीक है, तो 14 चौको 56, तो a माइनस बी का मान 4 है, a प्लस बी 14 है, 14 4 18 के आधे 9, 14 में 4 के 10 के आधे 5, इनके वर्गों का योग 106 हो गया। दो संख्या को योग 25 और वर्गों का योग 313, संख्या बता दो, ये पूछा है। तो इसमें या तो आप ऑप्शन भी लगा दो तो भी कोई बुरी बात नहीं है, एक तरीका। योग 25, 15 10 25, 14 11 25, 18 7 25, 12 13 25, सबका योग 25 ही हो रहा है। अब तो दूसरा पॉइंट क्या है, वर्गों का योग 313, तो इनका देखो 15 का होता है 225 और इसका होता है 100, तो क्या ये जोड़ के 313 आएगा, नहीं आएगा। सही है, दूसरे में आओ, 18 का होता है 324 और 7 का होता है 49, क्या जोड़ के आ जाएगा 313, नहीं आएगा। 11 का होता है 121, 14 का 196, क्या जोड़ के आएगा 313, 4 कम कर लो 17, नहीं आएगा। तो फिर 12 का होता है 144, 13 का 169 आएगा, 9 और 4 13, 9 और 4 13, यही आएगा, यानी कि होगा डी। तो या तो छोटे इतने सवाल हैं कि आप ऑप्शन ही वेरीफाई कर लो, ज्यादा बड़ा सवाल भी नहीं है, अन्यथा तो फिर फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, संख्याओं का योग दिया है और उनके वर्गों का योग दिया है, संख्याएं पूछी हैं। ठीक, तो यहां से फिर इसमें फॉर्मूला जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो इतना छोटा सवाल है कि जरूरत नहीं कि आप इसमें कोई फॉर्मूला लगाएं, आप इसे डायरेक्ट भी कर दें। ठीक है, अन्यथा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी की जगह रखोगे 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 313 प्लस के 2ab। ठीक है, 625 313 माइनस कर दो बराबर 2ab, तो इसमें घटाओ 2ab बराबर
दो बचे, एक बचा, 312। ए भी बराबर, दो से काट दो, दो एकम दो, दो पंजे दो छक्के, 156। मतलब जोड़ के 25 गुणा करके 156। अब गुणा करके 56, 13 12 ये 56। ठीक है, तो इतने सवाल जो छोटे हों इनमें आप ऑप्शन ही लगा देना। ठीक है, अपेक्षा इसके कि आप सॉल्व करने का प्रयास करें। ये सवाल है 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 14, इसके गुणनफल को पूर्ण वर्ग बनाना है, उसमें क्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान रखना सवाल आते हैं इसमें, या तो सवाल ऐसा था, आपको याद हो अगर, मैंने स्टार्टिंग में कराया था पहला ही सवाल, पहला सवाल कराया था ये आया, या तो सवाल ऐसे आते हैं। देखो हमने ये कराया था, दो संख्याएं थी गुणा में, इसमें क्या जोड़ें या घटाएं, या तो सवाल ऐसा था इसमें क्या जोड़ें घटाएं के वर्ग बने। तो ये सवाल दो संख्याओं का आता है, या तो कितनी संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल आता है, या फिर सवाल दो का नहीं होगा तो फिर सवाल चार का होगा, तीन का नहीं होगा। ठीक है, दो का होगा या चार का, जैसे ये आ गया। कितनी संख्याएं हैं, चार। अब ये पूछेगा कि इसमें क्या जोड़े कि ये वर्ग बने, और खासियत ये होगी इसकी, इन चारों में अंतर बराबर आएगा, जैसे 11 12 एक का अंतर, 12 13 एक का अंतर, 13 14 एक, एक एक अंतर है या नहीं। तो जब ये चार संख्या दी जाएंगी और कहा जाएगा कम से कम क्या जोड़े के वर्ग बने, इनमें अंतर बराबर ही होगा। ठीक है, कितने का है, एक एक का, कितनी संख्याएं, चार। तो मैंने बताया सवाल दो तरह के आएंगे, या तो दो संख्याएं होंगी गुणा में, या होंगी चार। तीन का सवाल ऐसा कोई नहीं पाया गया। ठीक है, तो और चार का भी होगा तो खासियत ये होगी कि इनके बीच में डिफरेंस बराबर होगा। तो कितने का डिफरेंस है, एक का, तो जितने का डिफरेंस है उसकी पावर चार, एक की पावर चार, यानी एक जोड़ने से संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। ठीक है, तो इसकी पावर चार, अगर दो दो का डिफरेंस होता, दो की पावर चार 16। मान लो, अभी तो आंसर ये हो गया, मान लो सवाल ऐसा होता कि 11 गुणा 13 गुणा 15 गुणा 17, इसमें छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बने, परफेक्ट स्क्वायर बने। तो इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, दो का, दो का और दो का। तो आपने देखा दो दो का अंतर है, तो क्या जोड़ें, इसमें जोड़ दो आप दो की पावर चार यानी 16, आप 16 जोड़ देना, संख्या वर्ग बन जाएगी। क्या जोड़ेंगे, 16। अच्छा अब ये संख्या बड़ी है, तो हमें दिक्कत आ रही है ये जानने में कि कहीं वाकई वर्ग बनेगी या नहीं बनेगी, हो सकता है। तो मैं आपको इसे, आंसर तो आ गया इसका एक। ठीक है, तो मैं आपको आसान रास्ते पे ले चलता हूं, एक काम करो, एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा चार, गुणा करो इसका, चार तीन 12 दूनी 24 एकम 24। क्या 24 में एक जोड़ दें तो 25 वर्ग होता है, एक जोड़ने से हो गया ना काम, एक का अंतर है, तो एक जोड़ने से परफेक्ट स्क्वायर बन ही गया। एक बार एक काम करें, एक, तीन, पांच, सात, गुणा करते हैं, तो पांच सत्ते 35, पांच दिए 15 सत्ते 105, 105 कितने कितने का अंतर है, दो दो का। अब दो दो का अंतर है तो दो का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो इसमें 16 जोड़ दें अगर, तो कितना होगा, 121। बताओ क्या वर्ग बना, बना। इसका मतलब ये बात सही है कि अगर चार संख्याएं लगातार गुणा में हो, उनमें अंतर जैसे एक एक का है, तो हमें जोड़ना पड़ेगा क्या, हमें जोड़ना पड़ेगा एक की पावर चार यानी कि एक। अगर दो दो का अंतर है, दो का और दो का, तो जोड़ना पड़ेगा दो की पावर चार मतलब कि 16। ऐसा करने से संख्या निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग बनती है। तो सवाल मैंने बताए दो तरह के, या तो होंगी संख्या गुणा में दो या गुणा में चार। ठीक है, तीन का नहीं होगा, और होगा जब बीच में तब देखेंगे, आएगा तो मुश्किल बात है वैसे। ओके, वर्ग नहीं बन पाएगा जुड़वा करके फिर उसे। अगला सवाल, किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या है। वर्गमूल
परमेय संख्या। अब इस शब्द का मतलब क्या है, पहले इस बात को जान लेते हैं। वर्गमूल परमेय से मतलब क्या है। देखो एक काम करते हैं, एक संख्या लेते हैं हम लोग 4। 4 का वर्गमूल 2। भाई 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल मतलब √4 मतलब कि 2। ठीक है। अच्छा एक काम करो, 3 का वर्गमूल। ठीक है। 3 का वर्गमूल √3। अब √3 तो सॉल्व होगा नहीं। आप कहेंगे सर सॉल्व हो ना हो, हमें तो याद है 1.73 टू 1.73 तो कुछ ऐसा कर दें। हो सकता है आप बोले सर नहीं तो ये आ जाएगा। तो एक बात समझो कि ये इसके बराबर एक्यूरेट नहीं है, ये इसके लगभग बराबर है। ये एक्यूरेट एक्यूरेट बराबर नहीं है, कैसा बराबर है, लगभग। ठीक है। अब इसे करने के लिए एक शब्द आया परमेय संख्या। क्या शब्द आया, परमेय। तो अब जरा परमेय संख्या समझ लें, क्योंकि आया है बीच में एक शब्द। तो आप यहां लिखो परमेय और यहां लिखो अपरमेय। ठीक है। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, ये शब्द सामने आते ही दिमाग में एक डेफिनेशन चलने लगती है। पी बटे क्यू की फॉर्म हो, पी और क्यू इंटीजर हो, पी लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल 0। परिभाषा आ रही होगी ना, भूल जाओ उसे, परिभाषा परिभाषा भूल जाओ। बिल्कुल देसी बात समझो, आखिर परमेय अपरमेय है क्या, ये समझो। तो परमेय अपरमेय है क्या, बिल्कुल बेसिक बात समझाऊं आपको। जैसे आपने किया 1/2, 0.5, क्या प्रोसेस एंड हो गया या बाकी है कुछ और अभी। 1/2 को हल किया 0.5, प्रोसेस एंड या कुछ और करना है, एंड। चलो 1/3, 0.3333, एंड तो कभी जीवन में नहीं होगा ये, लेकिन क्या हुआ, रिपीट तो हुआ, रिपीट नहीं हो गया। तो अगर कोई प्रोसेस एंड हो जाए या प्रोसेस रिपीट हो जाए तो वो होता है परमेय। क्योंकि अगर वो एंड हो गया और रिपीट हो गया तो वो संख्या निश्चित हो जाएगी, हम जान गए कि आखिर वो संख्या है क्या, आखिर संख्या है क्या। अपर में उल्टा कर दो, नो एंड और नो रिपीट। ऐसी संख्या, ऐसी कोई प्रक्रिया जो ना तो खत्म ही हो जीवन में कभी और ना कभी रिपीट ही हो, बस उसे अपर में कहते हैं। सही है। है जी। हाँ नो एंड तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट तो है। भाई या तो एंड हो या रिपीट, या तो एंड हो या क्या हो, रिपीट। तो परमेय है। एंड हो जाए, एंड ना हो तो कम से कम रिपीट हो जाए। लेकिन ना तो एंड हो और ना रिपीट हो, बार बार नए नए नंबर आते रहे, नए नए नंबर आते रहे, ऐसी प्रक्रिया को हम अपर में कहेंगे। क्योंकि एंड कभी होगा नहीं, रिपीट कभी होगा नहीं, तो क्या हम जान पाएंगे कि वो वैल्यू क्या बनेगी आगे जाके, नहीं मैं जान पाएंगे ना। तो नहीं जान पाएंगे, नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, इसीलिए तो वो अपर में है। अगर कैलकुलेट हो जाती तो पर में ना होती। सही है। तो इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन भी देखा होगा आपने, कई बार ये पाई का सिंबल होता है ना, सिंबल, सिंबल जो होता है चिन्ह, ये तो अपर में काउंट होता है। और पाई की जो वैल्यू है 22/7, ये परमे में काउंट होती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, जबकि ये तो इसके बराबर है ना। तो सुनो, पाई का सिंबल 22/7 के बिल्कुल बराबर नहीं होता, 22/7 के लगभग बराबर है। कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं 22/7 को, लेकिन पाई का जो सिंबल है वो ऐसी प्रक्रिया है जो ना तो कभी खत्म होगा और ना कभी रिपीट होगा, अनंत तक रिपीट भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं होगा। इसलिए पाई का सिंबल दे के पूछेगा ये क्या है, सिंबल अपर में, 22/7 पर में। समझ गए। तो ऐसी और वैल्यू बताओ कोई जो अपर में होती हो, ऐसी कोई वैल्यू बताओ जो और, एक तो पाई मैंने बता दी, बहुत हो सकती है लेकिन कोई एक तो बताओ। रूट की वो संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे √2। आज क्लास खत्म होने के बाद
अब √2 का भाग विधि से वर्गमूल निकालने लग जाना, जीवन में खत्म नहीं होगा, बूढ़े हो जाएंगे आप, ये प्रक्रिया खत्म नहीं होगी। और अच्छी बात ये है कि मतलब अच्छी बात क्या, उसके साथ दूसरी बात ये है कि रिपीट कभी नहीं होगी। अगर रिपीट हो जाता तो वो भी क्या होता, परमेय होता। √2 ना तो खत्म ही होगा, और बार बार नई नई संख्या आने लगेंगी आने लगेंगी आने लगेंगी, इसलिए ये वैल्यू क्या मानी जाएगी, ये वैल्यू अपर में मानी जाएगी। √3 √5 जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपर में। √3 हो गया, √5 हो गया, इनका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये संख्या कैसी है, अपर में है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। परमेय अपरमेय की मोटी मोटी बात, देसी बेसिक बात, परिभाषा परिभाषा भूल जाओ, ठीक है, उससे कोई फायदा भी नहीं है फिलहाल। किसका वर्गमूल परमेय है, वर्गमूल परमेय उसका होगा जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। देखो, चार, जो चार संख्या है, क्या ये पूर्ण वर्ग है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तभी तो इसका वर्गमूल परमेय है। अगर तीन का वर्गमूल निकालूंगा तो ये एक ऐसी संख्या होगी जो कभी ना तो खत्म होगी और ना ही ये रिपीट होगी, ना तो खत्म होगी ना रिपीट होगी, तो इसका वर्गमूल क्या बोलूंगा, परमेय अपरमेय, अपरमेय। इसका मतलब किसी का वर्गमूल परमेय है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग रही होगी, किसी का वर्गमूल अपरमेय है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं रही होगी। क्लियर है। फिलहाल इनमें से किसका वर्गमूल परमेय है, तो अगर इनमें से किसी एक का वर्गमूल परमेय है तो एक संख्या कैसी होगी, पूर्ण वर्ग। तो इस बात को राइटर ऐसे भी कह सकता है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर है। इस बात को ऐसे भी राइटर पूछ सकता था, लेकिन वो लैंग्वेज को घुमा के पूछा है। सही है, तो अब हमारा टारगेट क्या है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, बस ये बताना है। बताओ जल्दी, पूर्ण वर्ग कौन होता है, जैसे 4 है, 9 है, 6×6 = 36 है, ठीक है, 5×5 = 25 है। तो ऐसी कोई संख्या बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसके लिए कुछ रूल होते हैं, मैं लिखा दूं आपको। इसका तो कोई रूल नहीं है हमारे पास ये जानने का कि कौन संख्या वर्ग है। इसका तो एक ही रूल है कि हम भाग विधि से वर्गमूल निकालें, और इतना तो टाइम है नहीं। तो फिर हम पे ये रास्ता है, कौन वर्ग नहीं है ये है। तो हम ये बता सकते हैं आपको कौन वर्ग नहीं है, ये जरूर बता सकते हैं आपको। इसका रास्ता है, पहला पॉइंट, अगर संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 में से कोई नंबर आए तो वर्ग नहीं है। जैसे 8 आ गया, 8 आ गया तो ये संख्या वर्ग नहीं है, कैंसिल। लेकिन इसमें 4 है, इसमें 9 है, इसमें 9, एक तो कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, ठीक है। दूसरी बात करें, इससे लेकिन एक ही कैंसिल हुआ, बाकी कैंसिल नहीं हुए, ठीक है। यदि नंबर 2, अंकों का योग, अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट, अगर सम ऑफ डिजिट क्या हो, एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 6 और 1 7। बस देखो एक बात बता दूं, एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 6 और 1 7। अगर अंकों का योग इनके अलावा कुछ है, जैसे 1 आ गया तो कौन बचा, 0, 1 आ गया, 2, 3, 4 आ गया, 5, 6, 7 आ गया, 8। अगर अंकों का योग इनमें से कोई होगा ना तो पक्की बात है संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर संख्या के अंकों का योग इनमें से कुछ है, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पक्की बात है। ठीक है, चेक करो, देखो, 9 और 4 13, 13 और 5 18 और 2 20 और 1 21, 21 को फिर जोड़ो, 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो अगर 3 है
तो क्या नहीं है, वर्ग नहीं है, तो ये संख्या वर्ग नहीं है, 3 आ रहा है। फिर चेक करो, 9 और 4 13, 13 और 6 13 5 18 20 और 6 26, 26 6 और 2 8, कितना आ गया 8। अगर 8 है तो संख्या वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है। अब जब 3 काट चुके तो चौथा तो आंसर ही होगा। फिर भी चेक कर लो, इनमें से कोई नहीं आ रहा होगा। 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 15 3 18 19, 19 का 9 और 1 10, 10 का फिर से जोड़ोगे तो 1, 1 तो लिस्ट में नहीं है, यही होगी। तो फिर दो रूल बताए मैंने संख्या के वर्ग ढूंढने के। पहली बात तो लास्ट में 2 3 7 8 है तो वर्ग नहीं है। अंकों का योग ये है तो भी वर्ग नहीं है। सही है। तो इन दो रूल से हमने सवाल खत्म कर दिया, क्योंकि अगर भाग विधि से वर्गमूल निकाल के चेक करते तो इतना टाइम किस पर रखा है। अब लेकिन ये ध्यान रखना, इन रूल को उल्टा मत लगा देना। जैसे मैंने कहा कि लास्ट में 2 3 7 8 है तो वर्ग नहीं है ना, ये मत करना कि ये नहीं है तो वर्ग है, ऐसा नहीं बोला। जैसे जैसे इसमें 4 नहीं है तो 14, 14 का आखिरी अंक देखो, 2 3 7 8 तो नहीं है, तो क्या वर्ग है, ऐसा नहीं है। 64 हो भी सकता है, 64 है तो हो सकता है, 14 नहीं। तो हम इस रूल को उल्टा नहीं चलाएंगे। मतलब ये पक्की बात है, अगर ये अंक हैं तो वर्ग नहीं है। ऐसा मत सोच लेना कि ये नहीं है तो वर्ग है, ये गलत है। अगर अंकों का योग ये है तो वर्ग नहीं है, ऐसा मत सोच लेना कि अंकों का योग ये नहीं है तो वर्ग होगी ही होगी, हो भी सकती है और नहीं। तो हम ये जान रहे हैं कौन नहीं है, ये 3 नहीं है तो ये होगी। समझ गए। उल्टा मत चला देना, फिर सोचो सर आंसर मैच नहीं हो रहे। चलो, ये तो कल भी कराया था मैंने लास्ट में। माना कि x बहुत छोटी छोटी संख्या है जिसे 10,424 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करो जिसका x से गुणा करें और पूर्ण वर्ग बने। तो मैंने बताया था इसके आसपास कोई संख्या, तो देखो 10,000 से ज्यादा है या 10,000 से कम है, ज्यादा है, तो ये 100 के वर्ग से बड़ी होगी, क्योंकि 10 का 100 का वर्ग होता है 10,000, है ना। अब कितनी ज्यादा है, 104, तो मैंने कहा था 102 का स्क्वायर करो, तो 102, 100 से 2 ज्यादा है ना, तो 2 का वर्ग करेंगे 0,4, और 102 और 2 104, और ये है 10,424। तो ये बताओ मुझे 10,424 में क्या घटाएं के वर्ग बने, इनका डिफरेंस कर लो। 20 घटाएंगे वर्ग बनेगा, तो x जो है ना वो x 20 है, ये बोला ना घटाएं छोटी छोटी, x घटाएं 20। अब इस x में किससे गुणा करें कि वर्ग बने, 20 पंजे 100 वर्ग बनेगा। 20 का 5 में गुणा करेंगे ना तो कितना होगा, 20 पंजे 100, बन गया वर्ग। तो ये वाला हमने कल लास्ट किया भी था, वही है। ठीक है। चलो, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है, वर्गों का अंतर। एक बात बताओ, एक फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, सही है। वर्गों का अंतर कितना है, 84, वर्गों का अंतर कितना है 84, तो इसकी जगह 84 लिख दूं, 84। अब ये संख्याएं है कैसी, दो क्रमागत सम। तो दो क्रमागत सम संख्या जानते हो, जैसे 2 और 4, 4 6, 6 8, ऐसे कितने का अंतर होता है दो क्रमागत सम संख्याओं में, 2 4 दो का अंतर, 4 6 दो का अंतर, 6 8 दो का अंतर। तो अंतर तो हमेशा दो का ही होगा ना। तो हम ये बात तो खुद ही जानते हैं कि अंतर कितना होगा, दो का। योग तो हम निकाल लेंगे ना अभी। वर्गों का अंतर ये, संख्याओं का अंतर दो, जब दो क्रमागत सम संख्याएं हैं
तो 2 के अंतर से नहीं होंगी क्या? होंगी। काटो। 2 से कितनी बार? 42। तो दो बातें मिल गई तुम्हें। एक तो a प्लस बी बराबर 42 और a माइनस बी बराबर 2, जोड़ के आधा घटा के आधा। 42 और 2 44 के आधे 22। 42 में 2 गए 40 के आधे 20। तो दो संख्याएं कौन है? 22 और 20। इनका गुणनफल, इनका गुणनफल। तो 22 गुणा 20 440। आ गई बात समझ में? हो गया। चलो तो फिर आगे बढ़े। चलो कुछ सवाल और कर लेते हैं। अगला टाइप देखो। सवाल ये है कि इसका सरलीकृत मान, मतलब सिंपलीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये तो काफी आसान ही है। देखो, 4 सही 12 बटे 125। 125 का 4 गुना 125, 4 गुना 500 और 12, ये हो गया 512। 512 और नीचे कितना हो गया? 125। अच्छा, 512 घनमूल निकालो 8। 125 घनमूल कितना होगा? 5, और 5 से भाग लगाओ। 5 एकम 5, 3/5। 1 सही 3/5। ठीक है। तो जैसे वर्ग आपने याद किए है ना, ऐसे घन भी याद कर लेना, कम से कम 20 21 22 तक तो जरूरत पड़ेगी। बार बार गुणा भाग करते रहे, टाइम लगता रहे, इससे बढ़िया जैसे घनमूल अपना 512 सीधे 8 लिख दिया, ज्यादा अच्छी बात है, वरना हम इसके फैक्टर कर रहे होते। हाँ, समझ पा रहे हो? इसलिए तो कुछ घन भी याद कर ही लो लगे हाथों। तो बोलो, देखो, 1 का घन 1, 2 का 8, 3, 4 का 64, 5 का, इन्हें ऐसे ही एक बार एक दो बार अपने हाथ से लिख लेना। जब एक दो बार अपने हाथ से 216 लिख लोगे ना, तो क्या होगा, अपने आप से याद होने लगेंगे ये। 343। 8 का घन 512। अब देखो, याद था तो तीर लिख दिया। 9 का घन 729। 10 का घन 1000। 11 1331। 12 17 28। 13 21 97। 14 27 44। 15 33 75। ठीक है। 16 40 96। अच्छा, इसे ध्यान रखना, 40 96। 40 96 64 का वर्ग भी है और 16 की पावर 3 भी है। दो जगह कनेक्ट होगा ये। 40 96 दो जगह कनेक्ट होगा। 16 की पावर 3 भी होता है 40 96, है ना। और 64 की पावर 2 भी होता है 40 96। और 40 96 आएगा भी बार बार, ये भी खास बात है। ये मानेगा नहीं, ये आके रहेगा 3 4 5 बार कम से कम। ठीक है, याद रखना। जैसे 9 की पावर 3 729। 27 का स्क्वायर 729, आके रहेगा, ये मानेगा नहीं। 9 की पावर 3 729। 27 का स्क्वायर भी 729। ये दो चार बार आएगा, घातांक करने में तो बार बार ही आएगा। इसे याद रखना। तो ये संख्या बार बार रिपीटेशन में आती हैं। ठीक है। चलो, 17 का 4913। 18 का 32 56 32, कुछ ऐसा ही होगा, चेक कर लेना। 19 का 59। और 20 का तो खैर याद ही होगा, 8000। ठीक है। 21 का 92 61। कितने तो कर ही लेना। 21 बहुत आएगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज आती है ना, तो 92 61 आता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में 5% ब्याज की दर होगी।
5% 1/20 होगा, 20 और 1 21 होगा, समय 3 साल होगा, 21 की पावर 3 9261 बहुत आएगा चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ये याद रखना है। ठीक है, इन्हें हल्के हल्के से एक दो बार लिखना, याद होंगे। तो कोशिश करना जितना याद ही हो जाए। 2852, ओके, 5832 इसे सही कर लो। 5832, 18 का 5832। राहुल कुमार, थैंक यू भैया। तो ये थोड़ी कोशिश करना याद हो जाए, क्योंकि जरूरत इनकी बार बार पड़ेगी। ठीक है, एक दो बार लिख लेंगे, लिखते रहेंगे, लिखते लिखते 21 तक तो कर ही लो कम से कम। हो गया, चलो। तो इसमें कोई ऐसी खास ट्रिक की बात नहीं है, घन को तो याद ही कर लो, ज्यादा ही बढ़िया है। ठीक है, लो घन का नाम लिया और घन आ गया, घन का नाम लिया और घन ही आ गया। ठीक है, तो 4 की पावर 3 कितना होगा, 64, प्लस 15 की पावर 2 225। सही है, इसका वर्गमूल निकालना है और फिर उसकी पावर 3 करनी है। तो 225 और इसे जोड़ो तो ये हो गया 289, और 289 का जब वर्गमूल करोगे तो किसका होगा, 17, 17 की पावर 3, अभी लिखा था 4913। आंसर हो गया फर्स्ट। देखो जल्दी निपटा दिया, नहीं तो अगर कैलकुलेशन में रहते तो फिर ये टाइम ही लग जाता फालतू का। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हमें कुछ कुछ वैल्यू याद हो जाए। और मैथ में ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए उतना ही बेहतर है। देखो जिसके पास जेब में रुपया है तो उसकी मर्जी है ना, वो जब चाहे तब खर्च करे। अभी क्या है कि आपके पास पैसे तो हैं लेकिन एटीएम में है, तो सामान यहाँ खरीद रहे हो तो क्या करोगे, पहले एटीएम ढूंढोगे, पैसे निकालोगे, फिर लौट के आओगे। और जेब में नकद होते तो क्या करते, नोट गिनते। बस ऐसे ही हमें याद है तो पैसे जेब में हैं, और निकालना जानते हैं तो एटीएम में। सवाल से कहते रुक रुक अभी बताता हूँ, कोने में जाते, 17 गुणा 17 गुणा जो भी कुछ करते, और फिर लौट के आते। मैं बताता हूँ क्या आंसर होगा, याद होगा तो जल्दी कर दो। इसलिए कोशिश करो, जितनी चीजें बेसिक हैं इनके बिना काम ही नहीं चलेगा, उन्हें तो याद करना ही पड़ेगा। अब नहीं करोगे 4 दिन बाद करोगे, 6 दिन बाद, करना तो याद ही पड़ेगा ना। वह लघुत्तम संख्या बताइए जिसके द्वारा 625 में भाग दें और भागफल पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन, तो आपको देखो अगर पता हो कि 5 की पावर 4 होता है 625, अगर याद है तो, है ना। हम चाहते हैं कि पूर्ण घन हो, पूर्ण घन तो पावर 3 पे होता है, तो एक पावर फालतू है 5 की, 5 से भाग देना चाहिए। एक तरीका, भाई इसकी पावर 5 की पावर 4 625 होता है। ठीक है, लेकिन हमें याद ही कहाँ है, मान लो कोई बात नहीं, 625 लगा, 5 से काटा कितनी बार, 125, 5 से काटते ही 125 घन नहीं हो गया, 5 से भाग दिया क्या हो गया, घन हो गया ना। और यही तो बोल रहा है किससे भाग दें, किससे भाग दें, 5 से दो। ठीक है, लेकिन आप ऐसे मत करो, मैं आपको दूसरी बात बताऊं। 5 से काटा 125, फिर 5 से काटा 25, फिर 5 से काटा 5, फिर 5 से काटा 1। सवाल दो आते हैं, किससे भाग करें कि घन हो जाए, किससे गुणा करें कि घन हो जाए। ये भी सवाल आता है, किससे भाग करें घन हो, किससे गुणा करें कि घन हो। दोनों बातें समझ लो। कोई संख्या घन है तो कितने कितने के पेयर बनाएगी, 3 3 के पेयर बनेंगे। अब आप देखो ये तो पेयर पूरा है ही, ये 5 फालतू है, ना होता तो अपने आप से संख्या घन थी ना, तो किससे भाग दें, 5 फालतू है 5 से भाग दें, पहला काम खत्म। दूसरा, किससे गुणा करें कि घन हो जाए। गुणा करने के लिए पेयर 3 3 के होने चाहिए, और आप पे 5 पड़ गया अकेला, इस 5 के संग एक और 5 चाहिए, एक और 5, तभी तो पेयर बनता। तो अब इस 5 के लिए कितने 5 कम है, 2 5, यानी 5 पंजे, 5 गुणा 5, 25 से गुणा करें तो भी घन बन जाएगी। तो सवाल दो आते हैं, किससे भाग करें किससे गुणा करें, दोनों बातें समझें। अगर भाग करने की बोले तो जो फालतू है उससे भाग कर दो, गुणा की बोले तो जितना कम पड़ रहा है उससे गुणा करेंगे और संख्या घन होगी। तो ये सवाल दो मिलेंगे, कभी गुणा का कभी
भाग का। दोनों में से कोई ना कोई सवाल आपको मिलता रहेगा। समझ गए? इसमें किससे भाग दें कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए? तीन जीरो तो है ही है, तीन तिया नौ से भाग लगाएंगे। अब आप कहेंगे कैसे? तो एक चैप्टर आएगा घातांक करनी, और जब घातांक करनी आएगा दो संख्या तुम्हारी आंखों के आगे बार बार घूमेंगी। कौन सी संख्या है? एक तो 343 और एक 243। ये दो संख्याएं घातांक करनी चैप्टर के अंदर आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी, मानेंगी नहीं। और उस समय हमें याद करना मजबूरी होती है। ये संख्या होती है 7 की पावर 3, और ये संख्या होती है 3 की पावर 5। ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी दो संख्याएं, इनके बिना बात बनेगी नहीं। और घातांक करनी में हर तीसरे सवाल में 743, अगले तीसरे सवाल में 243, 343, 243 बार बार आएगा। तो ये बड़े रूटीन से नंबर हैं, 243, 343। तो इन दोनों को आप याद रखो, क्योंकि घातांक करनी आप देखो आज ही क्लास के बाद आप किताब खोल लेना घातांक करने वाली चैप्टर, और वहां देखना पहले पेज पे दूसरे पेज पे 243, 343 मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो ये है 7 की पावर 3, ये है 5 की पावर 3। फिलहाल सवाल ये है कि इसमें किससे भाग दें कि पूर्ण घन हो जाए। तो आप जानते हैं घन के लिए कितने के जोड़े चाहिए? तीन तीन के। तो अच्छी बात यह है, तीन जीरो तो है ही नहीं है? तीन जीरो है या नहीं भाई? तीन जीरो तो है ही, तो ये तो तीन का पेयर बन ही रहा है। बचा 243। 243 में तीन कितनी बार आता है? 5 बार। और मैं चाहता हूं घन हो तो 3 बार ही हो। कितनी बार फालतू है? 2 बार। 3 की पावर 2, 9। 243 में तीन कितनी बार आता है? 5 बार। मैं चाहता हूं तीन तीन के पेयर से बने, 3 बार आए। 5 बार आता है, घन के लिए 3 बार चाहिए। कितनी बार फालतू है? 2 बार फालतू है। तो 2 बार फालतू है, तीन तीन दिया 9। और जिन्हें समझ में नहीं आया फिर तो भैया कोई बात ही नहीं है, दो लिखो, 0 0 0, और गुस्से में भाग लगाना शुरू कर दो। दो से ही काटोगे पहले तो। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो एकम दो, दो पंजे 10, 0 0। फिर दो से, दो छिक्के 12, ना जाने का 0, दो दूनी चार, दो पंजे 10, 0। फिर दो से, दो तिया 6, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो पंजे 10। तीन से 1 0 0, तीन चौक 12। तीन से तो कटेगा नहीं, क्या दिक्कत है? दोबारा देखो, दो तिया 6, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो पंजे 10। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो एकम दो, दो एकम दो, दो पंजे 10, 0। दो छिक्के 12, आ जाने का 0, दो सत्ते 14। एक बचा, दो पंजे 10, ठीक है। फिर दो से, दो तिया 6, 0, दो दो, दो तिया 6, और दो सत्ते 14, 7, दो पंजे। अब काटो तीन से, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, तीन पंजे 15। फिर तीन से, तीन तिया 9, और तीन तिया 9, दो, तीन सत्ते के, तीन पंजे 15। तीन एकम तीन, एकम तीन दूनी 6, तीन पंजे 15। तीन दिया 9, दो, तीन सत्ते के, तीन पंजे 15। फिर तीन से कट गया, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, तीन पंजे 15। फिर 5 से 25, 5 से, अब देखो अगर भाग लगाना पड़ता तो आपको इतना लगाना पड़ता, और मुझसे भी कन्फ्यूजन हो गया हल्का सा। तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं है ना, ये कैलकुलेशन में फंसा ही देती हैं। ठीक है? तो छोटी मोटी चीजें बचेंगे। तीन तीन के पेयर, ये बन गया पेयर, ये बन गया पेयर, ये बन गया। किसका नहीं बना? एक और एक, 2 बार 3 फालतू है, 2 बार 3 फालतू है, इसे हटाओ, तीन दिया 9 से भाग लगाओ। लेकिन इतना समय कहाँ रखा है? नंबर इतने सिंपल क्यों दिए जा रहे हैं आपको? इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप डायरेक्ट टिक करें, और फिर भी आप अगर ऐसे करोगे तो फिर अपने लिए खुद ही जिम्मेदार हैं आप। ठीक है? तो इसलिए आंसर कौन है इसका? 9 से भाग देंगे, बात बन जाएगी। समझ पाए? ऐसे ही काम होगा। तो आज रखते हैं फिर इतना ही, बाकी बातें करते हैं कल।
याद रखना सवाल हो गए कहां तक, 4 तक। ठीक है, तो अभी चूंकि ये चैप्टर शुरू है तो बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन वगैरह ये सब आ रही हैं, तो थोड़ा स्पीड स्लो ही चल रही है। तो ये कैलकुलेशन एक बार फ्री हुए और फिर हम स्पीड ही पकड़ेंगे, क्योंकि ये सारी बातें मुझे मालूम है कि आपको मैं बता चुका हूं, है ना। तो फिर हम स्पीड से ही करने लगेंगे। तो बस 1-2 दिन और हल्का हल्का रहेगा। मिलते हैं फिर कल।